हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्शिता होटल से निकलकर सीधे कार में बैठ गई। संजय ने तार चलाना शुरू किया और थोड़ी देर में वे हवेली पहुंच गए। इप्शिता की कार हवेली के बाहर रुकती देख सुहासिनी जी बाहर देखने लगीं। इप्शिता अपने गाउन को संभालते हुए चुपचाप हवेली के अंदर आ गई। वो अपने कमरे की ओर जा ही रही थी कि सुहासिनी जी ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट रुकिए इप्शिता, कहाँ जा रही हैं आप? हमारे पास आइए। इप्शिता सुहासिनी जी के पास आकर बैठी और बोली, हाँ मम्मी, क्या हुआ? सुहासिनी जी मुस्कुराते हुए बोली, ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए। आपकी कुंवर साहब से मुलाकात कैसी रही? कुंवर साहब ने क्या कहा और क्या वे आपको पसंद आए? आप लोगों ने एक दूसरे से अच्छे से बातें की ना? इप्शिता ने मन ही मन कहा, वो पसंद आए भी हों या ना आए हों, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर कुछ कहने का क्या फायदा? इप्शिता ये सोच ही रही थी कि सुहासिनी जी ने इप्शिता के चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या हुआ? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, बताइए हमें, कैसी थी आपकी और कुंवर साहब की मुलाकात? इप्शिता बेमन से मुस्कुराते हुए बोली, सब ठीक था मम्मी, और हम थोड़ी थक गई हैं, इसलिए अपने कमरे में जा रही हूँ। सुहासिनी जी ने इप्शिता का चेहरा अपने हाथ में भरकर उसके माथे को चूमा और बोली, हमें आपसे यही उम्मीद थी। जाइए, आराम से जाकर फ्रेश हो जाइए, और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइएगा। इप्शिता ने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसने अपनी नाइट ड्रेस निकाली और उस भारी गाउन को बदलने के लिए बाथरूम चली गई। थोड़ी देर में इप्शिता कपड़े बदलकर अपने बिस्तर पर आराम से लेट गई और गहरी सांस लेते हुए बोली, अब कितना रिलैक्स महसूस हो रहा है। इप्शिता बिस्तर पर लेटकर अपना फोन हाथ में लिया और देखा कि नंदिनी के कई सारे मैसेज थे। इप्शिता ने जल्दी से मोबाइल उठाकर सारे मैसेज चेक करने लगी। सारे मैसेज पढ़कर इप्शिता बोली, इन इतने सारे मैसेज का जवाब देने से अच्छा है नंदिनी को कॉल कर लूं। इतना बोलकर उसने तुरंत नंदिनी का नंबर डायल किया। नंदिनी ने पहले ही रिंग में कॉल रिसीव करते हुए कहा, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से मैसेज कर रही थी। इतने सारे मैसेज किए मैंने, लेकिन तुमने किसी का भी जवाब नहीं दिया। कहीं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी तो नहीं करवा दी अर्जेंट में? नंदिनी इतना बोलकर हंसने लगी। उसके मजाक में हंसने की आवाज सुनकर इप्शिता ने उसे डांटते हुए कहा, शट अप नंदिनी, कैसी बातें कर रही हो? मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इतनी जल्दबाजी में वे कुछ नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं इस तरह के मजाक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, पहले ही काफी थक गई हूँ। नंदिनी हड़बड़ाते हुए बोली, क्यों, आज तुम्हें अपने पूरे महल की सफाई पर लगा दिया गया था क्या, जो तुम इतनी थक गई? इप्शिता चिड़चिड़ाहट से बोली, तुम्हें मुझसे बात करनी है या इसी तरह की अपनी बकवास बातें करनी है? अगर तुम्हें सिर्फ मेरा मजाक उड़ाना है तो रखो फोन, नहीं बात करनी मुझसे तुमसे। नंदिनी हंसते हुए बोली, अच्छा बाबा ठीक है, कोई हंसी ठिठोली नहीं करूंगी। अच्छा बताओ क्या हुआ, क्यों थक गई मेरी बेस्टी? इप्शिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो आज मेरी मिस्टर अभिमन्यु से मुलाकात थी। माँ बाप ने मुझे उससे मिलने के लिए भेजा था। नंदिनी कंफ्यूज होकर बोली, अभिमन्यु, अब ये कौन है? इप्शिता चिड़चिड़ाहट से बोली, जिससे माँ बाप ने हमारी शादी तय की है, कल ही तो बताया था, भूल गई क्या? नंदिनी कंफ्यूज होकर बोली, हाँ वो तो बताया था तुमने, लेकिन नाम नहीं बताया था। मतलब मेरे होने वाले जीजू का नाम अभिमन्यु है? इप्शिता ने हाँ में सिर हिलाया, हाँ, कुंवर अभिमन्यु राजवंशी। नंदिनी बहुत उत्साहित होकर बोली, मतलब तू आज अपने होने वाले पति से मिली थी? इतनी जल्दी मुलाकात भी हो गई, वाह यार। मुझे एक एक बात डिटेल में बताओ, कैसे दिखते हैं हमारे जीजू? तुमने उनके साथ क्या क्या बात की, और पिक्चर्स तो क्लिक की होंगी ना? इप्शिता गुस्से से बोली, पिक्चर्स क्या खाक क्लिक करते, वो तो हमसे ठीक से बोले भी नहीं, बहुत घमंडी हैं। इप्शिता की बात सुनते ही नंदिनी बोली, वैसे तुमने तो मुझसे कहा था कि वो बहुत बड़े राजघराने से हैं। एक बार फिर से तुम मुझे उनका पूरा नाम बताओ, मैं सर्च करके देखूं अपने जीजू को। वैसे नाम तो ये काफी जाना पहचाना लग रहा है। 1 मिनट, मैं अभी सर्च करके देखती हूँ, लेकिन अभी तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में सर्च कर लूंगी। अभी तो मुझे और बताओ, तुमने उनसे कुछ पूछा, उनकी पसंदीदा चीजें क्या हैं, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं, और तुमने उन्हें अपने सपनों के बारे में बताया कि तुम अपनी जिंदगी में क्या चाहती हो? इप्शिता ने ना में सिर हिलाया, कुछ भी नहीं पता मुझे, मैंने ठीक से बात तक नहीं की। जैसे ही वो मेरे सामने आकर बैठे, पहले तो कुछ बोले ही नहीं, फिर हमें इग्नोर करके अपने फोन में लग गए। ऊपर से बातें ऐसी की सुनकर ही हमारा मूड खराब हो गया, और हम भी गुस्से में कुछ उल्टी सीधी बातें बोलकर वापस आ गई।
नंदिनी सिर पीटते हुए बोली, ओ मेरी झांसी की रानी, फर्स्ट मीटिंग थी, थोड़ा तो विनम्र होकर बात करती। इप्शिता झट से बोली, क्यों, सिर्फ हम ही क्यों विनम्र होते? जब उन्हें ही हमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी तो हम क्यों वहां बैठकर अपनी बेइज्जती करवाते? इसलिए नहीं रुकी मैं वहां ज्यादा देर। नंदिनी ने इप्शिता को गुस्से में देखकर कहा, अच्छा बाबा ठीक है, अब तुम मुझ पर क्यों गुस्सा उतार रही हो? ठीक है, चलो हम कुछ और बात करते हैं। इप्शिता बोली, और क्या बात करेंगे, मेरा तो मूड ही खराब है। नंदिनी उसे समझाते हुए बोली, अरे बाबा, तुम्हारा मूड कैसे ठीक करूं मैं? वैसे एक बात बताओ, अगर तुम आज उनसे मिलने गई थी तो थोड़ा बहुत तो जान लेती। शादी होने वाली है तुम्हारी और तुम्हें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। शादी से पहले कुछ तो पता होना चाहिए ना। नंदिनी की बात सुनकर इप्शिता ने मन ही मन कहा, वैसे एक तरह से देखा जाए तो नंदिनी बिल्कुल सही कह रही है। मुझे मिस्टर अभिमन्यु के बारे में कुछ ना कुछ तो पता करना ही होगा। ऐसे कैसे मैं किसी ऐसे इंसान से शादी कर लूं जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं। इप्शिता ये सारी बातें मन में सोच ही रही थी कि नंदिनी ने कहा, हेलो इशी, तो मेरी बात सुन रही हो ना? इप्शिता ने हाँ में सिर हिलाया, सुन रही हूँ, हम तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। नंदिनी बोली, ठीक है, तब तक मैं भी थोड़ा अपने जीजू के बारे में गूगल सर्च करके देखती हूँ, तुम भी थोड़ा उनके बारे में पता करने की कोशिश करना। इप्शिता ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक है, देखती हूँ। जैसे ही इप्शिता ने नंदिनी का फोन रखा, उसने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करने लगी। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, इप्शिता ने कहा, हेलो संजय अंकल, मैं इप्शिता बात कर रही हूँ। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ बेबी जी, बोलिए क्या बात है? इप्शिता ने कहा, मैं आज मिस्टर अभिमन्यु जी से मिलने गई थी। संजय ने कहा, हाँ बेबी जी। इप्शिता ने कहा, एक्चुअली मुझे उनके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। संजय कंफ्यूज होकर बोला, कैसी जानकारी बेबी जी? इप्शिता ने कहा, संजय अंकल, मम्मी ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि वो राजघराने से हैं और उनसे मेरी जल्दी शादी होने वाली है। इसके अलावा उन्होंने मुझे ज्यादा कुछ बताया ही नहीं और मैं मम्मी से ये बात बोलने में थोड़ा घबरा रही थी। पता नहीं, अगर मैंने मम्मी से ये बात बोली तो वे किस तरह से रिएक्ट करेंगे और फिर शायद मुझे अच्छा भी ना लगे। इसलिए क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? प्लीज आप मम्मी को मत बताइएगा। आप मेरे लिए मिस्टर अभिमन्यु की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। संजय थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, लेकिन बेबी जी, आप मुझे मालकिन से ये बात छुपाने के लिए क्यों कह रही हैं? हम उनसे बोलकर सब कुछ पता कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। इप्शिता ने कहा, नहीं संजय अंकल, अगर आप मम्मी से बात करेंगे तो फिर रहने दीजिए, मुझे कोई जानकारी नहीं चाहिए। संजय धीमी आवाज में बोला, ठीक है बेबी जी, आप नाराज मत होइए, हम सारी जानकारी आपको जल्द से जल्द इकट्ठा करके दे देंगे। इप्शिता खुश होकर बोली, थैंक यू सो मच संजय अंकल, मुझे पता था आप मेरी मदद जरूर करेंगे और ये हम दोनों के बीच सीक्रेट होगा। संजय ने हाँ में सिर हिलाया, ठीक है बेबी जी, जैसा आप कहें। संजय की बात सुनकर इप्शिता ने भी ओके बोलकर अपना फोन साइड में रख दिया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी अभिमन्यु चल रहा था। ये सोचकर कि आखिर वो सच में ऐसा ही है क्या, पहला प्रभाव जमाने के लिए इस तरह का बर्ताव कर रहा था। उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे अभिमन्यु की पर्सनालिटी काफी रहस्यमयी लगी और इसीलिए वो काफी उत्सुक भी उसके बारे में जानने के लिए। और उसे नहीं पता था कि कल संजय उसे क्या जानकारी देने वाला है उसकी जिंदगी के बारे में। लेकिन जो भी हो, इप्शिता ऐसे ही बिना कुछ जाने उससे शादी नहीं करने वाली थी, इसलिए उसने संजय को इस काम पर लगाया। उसे पता था संजय के लिए ये काम उतना मुश्किल नहीं होगा। ये सब सोचते हुए इप्शिता अपने बिस्तर पर लेटी रही और कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। राजवंश महल में शाम का समय था। अभिमन्यु इप्शिता से मिलकर महल लौट आया था। अभिमन्यु के चाचा नरेंद्र राजवंशी अपने कमरे में पहुंचे, जहां उनकी पत्नी पल्लवी गुस्से से मुंह फुलाकर बैठी थी। जैसे ही नरेंद्र ने पल्लवी को गुस्से में देखा, वो अपना कोट उतारते हुए बोले, क्या बात है पल्लवी, आप इतने गुस्से में क्यों बैठी हैं? पल्लवी ने नरेंद्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया। नरेंद्र ने पानी पीकर आराम से सोफे पर बैठते हुए कहा, आज तो हम बहुत थक गए। पता है तुम्हें, आज ऑफिस में कितना काम था और ऑफिस में दोनों मीटिंग हमें ही अटेंड करनी पड़ी। पता नहीं अभिमन्यु कहाँ चला गया था। पल्लवी ने जैसे ही नरेंद्र के मुंह से ये बात सुनी, वो गुस्से से तिलमिला उठी। उसने कमरे का दरवाजा पटक कर बंद किया और नरेंद्र के सामने आकर चिल्लाते हुए बोली, आप बस इसी तरह ऑफिस की मीटिंग ही करते रह जाएंगे और आपका वो भतीजा महाराज की गद्दी पर बैठ जाएगा, वो भी बहुत जल्द।
पागल हो गई हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं? वो भला क्यों महाराज की गद्दी पर बैठेगा? नरेंद्र ने पल्लवी की बात सुनकर उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, क्योंकि बहुत जल्द आपका भतीजा शादी करने वाला है और उसके 26वें जन्मदिन से पहले अगर उसने शादी कर ली तो मिल चुकी फिर आपको राजगद्दी। पल्लवी ने कहा, चुप रहो और ऐसी अशुभ बातें अपने मुंह से निकालना भी मत। तुम्हें नहीं पता हम उस राजगद्दी को पाने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं और वो राजगद्दी हमारी है। हमारे होते हुए अभिमन्यु राजगद्दी पर कभी नहीं बैठ सकता। जानती नहीं हो तुम, हमने कितने पापड़ बेले हैं अभी तक, और जब तक हमें वो राजगद्दी नहीं मिल जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे। नरेंद्र ने पल्लवी को डांटते हुए कहा, आप बस सोचते रह जाएंगे और आपका भतीजा पूरे राजमहल पर अपना कब्जा कर लेगा। आप जानते नहीं आपकी भाभी सा किस किस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग में लगी हैं। उन्होंने अभिमन्यु को किसी लड़की से मिलने भेजा था आज, इसीलिए अभिमन्यु ऑफिस नहीं पहुंचा। आपको बस ऑफिस के कामों में फंसाकर यही सब किया जा रहा है और आपको इस बात की भनक भी नहीं है। ये तो हमने आज सुबह भाभी सा को फोन पर बात करते हुए सुन लिया था, तो हमें भी ये बात पता चल गई, वरना आपकी भाभी सा तो ये सब बताने से रही। पल्लवी ने गुस्से से कहा, अच्छा तो इसका मतलब मेरी पीठ पीछे ये सब चल रहा है। पल्लवी, पता करो जरा कौन है वो लड़की जो अभिमन्यु की दुल्हन बनने वाली है। हम अपने इतने सालों की मेहनत इस तरह पानी में जाते हुए नहीं देख सकते हैं। नरेंद्र ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता नहीं कि भाभी सा हमें कुछ भी अपने मुंह से बताने वाली हैं। इसलिए हमें इधर उधर से ही जुगाड़ करके सारी चीज पता करनी होगी। आप भी अब थोड़ा अपनी आंखें और कान खुले रखिएगा ऑफिस में। देखिए अभिमन्यु कहाँ जाता है, किससे मिलता है। पल्लवी नरेंद्र के बगल में बैठते हुए बोली, हाँ वो तो मैं पता करवा ही लूंगा। नरेंद्र ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा। वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु अपने कमरे में सोफे पर बैठे लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। जैसे ही अभिमन्यु ने लैपटॉप बंद किया, उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, चलो आज की मीटिंग भी अच्छे से हो गई और मैंने इस डील को भी डन कर लिया। अभिमन्यु ने अंगड़ाई ली और सोफे से टेक लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद कीं, एकदम उसके सामने इप्शिता का चेहरा आया। इप्शिता का चेहरा सामने आते ही अभिमन्यु ने झट से अपनी आंखें खोलते हुए कहा, ये क्या था? हमें इप्शिता का चेहरा क्यों नजर आया? ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही मीटिंग में वो लड़की हमारे दिमाग में कैसे बस सकती है? नहीं नहीं, हम ये सब क्या सोच रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भला हमारे दिमाग में क्यों बसेंगी और हम क्यों उनके बारे में सोच रहे हैं? हम तो किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। अभिमन्यु ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। अभिमन्यु ने ना में अपना सिर हिलाया और अपनी जगह से उठकर वो सीधे वॉशरूम में गया। पानी की छींटें अपने मुंह पर मारते हुए अभिमन्यु ने अपना चेहरा आईने में देखा और इप्शिता के बारे में ही सोचने लगा। अभिमन्यु को सारी रात ठीक से नींद नहीं आई। बार बार उनकी आंखों के सामने इप्शिता का चेहरा आ रहा था। अभिमन्यु समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? हम आज से पहले ना जाने कितनी लड़कियों से मिले हैं, लेकिन हमें कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों हम बार बार राजकुमारी इप्शिता के बारे में सोच रहे हैं? अभिमन्यु ने अपने मन में कहा। बड़ी ही मुश्किल से अभिमन्यु को नींद आई। वहीं इप्शिता बिल्कुल सामान्य थी, बस कहीं न कहीं उसके मन में अभिमन्यु के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ रही थी। अगले दिन सुबह सूर्यवंशी हवेली में इप्शिता आराम से अपने कमरे में सो रही थी कि तभी उसका मोबाइल फोन बजा। इप्शिता नींद में थी और उसने हाथ बढ़ाकर फोन की आवाज बंद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और मोबाइल की रिंगटोन बंद हो गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से इप्शिता का फोन बजने लगा। इप्शिता ने आंख मलते हुए अपना मोबाइल फोन उठाकर देखा तो उसकी दोस्त नंदिनी का इनकमिंग कॉल था। इप्शिता ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, क्या बात है नंदिनी, तुम हमें ठीक से सोने भी नहीं दे रही। कल भी तुमने हमें ऐसे ही उठाया था और आज भी। ओ माय डियर प्रिंसेस, उठ जा यार, अपनी आंखें खोल। यहाँ मेरी नींद उड़ गई है और तू आराम से वहाँ सो रही है। नंदिनी ओवर एक्साइटेड होते हुए बोली। क्यों, अब क्या हो गया वहाँ पर जो तुम्हारी नींद उड़ गई? इप्शिता ने उबासी लेते हुए कहा। तुझे पता है, कल रात में मैंने तेरे होने वाले हस्बैंड और अपने होने वाले जीजू का नाम गूगल पर सर्च किया। तुझे पता है, उनकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आई उसे पढ़कर तो मेरी नींद ही उड़ गई। तुझे पता है, मैं ठीक से रात में सो भी नहीं पाई यार। मैं तो अब कुंवर सा से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। बता, कब मिलवाएगी तू मुझे उनसे? नंदिनी ने कहा। इप्शिता नंदिनी की बातें सुनकर चौंक गई। अभी तक जो नींद में थी उसकी सारी नींद उड़ गई और उसने कंफ्यूज्ड होते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो नंदिनी? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं तुझे पूरी बात समझाती हूँ। देख,
तूने मुझे बताया था ना कि तेरे होने वाले हस्बैंड का नाम अभिमन्यु राजवंशी है। मैंने जैसे ही विकिपीडिया पर अभिमन्यु राजवंशी नाम सर्च किया, वहाँ अपने जीजू की हॉटनेस देखकर मैं तो उन पर फिदा ही हो गई। और तू है कि उनसे लड़कर चली आई। इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है तू? तुझे पता है, राजस्थान का सबसे बड़ा राजघराना तेरा ससुराल होने वाला है और अभिमन्यु राजवंशी को कुंवर सा कहा जाता है। और सोच, जैसे ही तेरी उनसे शादी होगी, उनका राज्याभिषेक होगा और वो उस राजमहल के महाराज बन जाएंगे और तू उनकी रानी। यार सच में क्या किस्मत पाई है तूने, नंदिनी ने कहा। तुमने हमें ये सब बताने के लिए हमारी नींद से जगा दिया। हम ये सब तो पहले से ही जानते हैं डफर, इप्शिता ने इरिटेट होते हुए कहा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मिस्टर अभिमन्यु की इंटरनेट पर जो फोटो है उनमें तो वो इतनी ज्यादा हॉट और हैंडसम लग रहे थे। अरे मेरा मतलब है जीजू वाली नजर से ही देखा मैंने, और इसीलिए मैं तो कह रही हूँ तू छोड़ अपने सपने को और जल्दी से जल्दी शादी कर ले, क्योंकि उस राजमहल की रानी बनते ही तेरे सारे सपने तो ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे। कोई भी चीज तेरे एक इशारे पर तुझे मिल जाएगी। तुझे तो किसी चीज की परेशानी ही नहीं होगी यार। तेरी किस्मत कितनी अच्छी है जो तू एक रॉयल फैमिली से है, नंदिनी ने फिर से इस तरह एक्साइटेड होकर कहा। जस्ट शट अप नंदिनी, ये रॉयल फैमिली दूर से दिखने और सुनने में जितनी अच्छी होती है, इसकी रियलिटी उतनी ही ज्यादा हार्श होती है। तुम नहीं जानती हमें यहाँ पर क्या क्या झेलना पड़ता है। यहाँ पर मिलने वाली लग्जरी लाइफ और सारी फैसिलिटीज के साथ साथ हमारे सपने, हमारे ओपिनियन और हमारा फ्रीडम सब कुछ छीन जाता है। तुम्हें हमारे सैक्रिफाइसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए ये सब कुछ तुम्हें बहुत अच्छा और कूल लगता है, इप्शिता ने फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाते हुए कहा। डोंट ओवर रिएक्ट यार, इसी में तो बस इतना बोल रही थी कि एक तरह से अच्छा ही है और फिर वो दिखने में अच्छा है, हो सकता है दिल का भी अच्छा हो, तो तेरे सपने में भी तुझे सपोर्ट कर सकता है जो तू करना चाहती है। नंदिनी ने भी अब थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा। काश तुम हमारी जगह होती तो तुम्हें पता चला कि हम इस राजघराने की बंद 4 दीवारियों में कितनी घुटन महसूस करते हैं, पर तुम हमारी वो घुटन कभी महसूस नहीं कर सकती। बट चलो फोन रखो, हम फ्रेश होने जा रहे हैं, इप्शिता ने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। इप्शिता की ऐसी आवाज सुनकर नंदिनी समझ गई कि वो कॉल डिस्कनेक्ट करने वाली है, इसीलिए वो उसे रोकते हुए बोली, अरे यार रोक तू तो नाराज हो गई और मैं तो बस ये बोल रही थी कि एक तरह से अच्छा ही है और फिर वो दिखने में अच्छा है, हो सकता है दिल का भी अच्छा हो, तो तेरे सपने में भी तुझे सपोर्ट कर सकता है जो तू करना चाहती है। नहीं यार, मैं नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है हम दोनों की लाइफस्टाइल एकदम अलग है, इसलिए तो कभी ये सब नहीं समझ सकती। और मैं तो ये सोचती हूँ कि काश मैं किसी नॉर्मल फैमिली से होती और इतनी जल्दी मेरे घर वाले मेरी शादी के पीछे नहीं पड़ते। मेरे पास भी थोड़ा टाइम होता तो फिर मैं भी वो सब कर पाती जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन अभी तो शायद इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का भी कोई मतलब नहीं है। और रही बात उनके सपोर्ट करने की, तो मुझे ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ वहाँ पर कितने ज़्यादा नियम, कायदे और कानून होंगे, और बहू के लिए तो कुछ ज़्यादा ही। इसलिए मुझे ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से भी, इप्शिता की बहुत ही समझदारी से उसे जवाब देते हुए कहा। इप्शिता की ये सारी बातें सुनकर नंदिनी कुछ भी नहीं बोल पाई। फिर कुछ देर नॉर्मल बातें करने के बाद इप्शिता ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और वो फ्रेश होने के लिए चली गई। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। राजवंश महल। सुबह का समय था। अभिमन्यु अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसने अपने कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी। उसकी माँ कमरे में आईं। अभिमन्यु ने अपनी माँ को देखते ही बिस्तर से उतरते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मासा, आप इतनी सुबह सुबह हमारे कमरे में आईं। क्या कोई काम था आपको? आप हमें बुला लेती। मासा मुस्कुराईं और अभिमन्यु के सामने खड़ी होकर बोलीं, काम तो बहुत जरूरी था, पर हमने सोचा हम खुद ही आपसे मिल लेते हैं। अभिमन्यु ने बिस्तर पर थोड़ा साइड हटते हुए कहा, बैठिए मासा, क्या बात है बताइए। मासा आराम से बैठ गईं और बोलीं, अभिमन्यु, हम कल शाम से आपसे बात करने का मौका ढूंढ रहे थे। दरअसल हमें आपसे ये पूछना था कि कल आप इप्शिता से मिलकर आए थे। अगर वो आपको पसंद आई है तो हम शगुन की थाल सूर्यवंशी परिवार में भेज दें। अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कहा, मासा, इसमें हमसे पूछने वाली क्या बात है? आपको जो ठीक लगे आप वही करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मासा ने अभिमन्यु के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, हमें आपसे भी तो पूछना था कि आप क्या चाहते हैं। अभिमन्यु ने मासा का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, हम वही चाहते हैं जो हमारी मासा चाहती हैं, इसलिए आपको जो ठीक लगे आप वही करिए। मासा मुस्कुराई और बोली, हमें आपसे यही उम्मीद थी अभिमन्यु, आप हमेशा हमारी उम्मीद पर खरे उतरते हैं। अभिमन्यु मासा की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। तभी मासा बोली, अभिमन्यु, हमने 2 दिन बाद सगाई का दिन तय किया है, ठीक है ना? अभिमन्यु ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। मासा खुश होकर बोली, तो फिर ठीक है, हम आज ही शगुन सूर्यवंशी परिवार में भेज देंगे और उनसे बात करके 2 दिन बाद सगाई का सबसे अच्छा मुहूर्त ये भी उन्हें बता देंगे। अभिमन्यु ने फिर से सिर हिलाया। मासा ने अभिमन्यु के गाल पर हाथ फेरकर कमरे से बाहर चली गईं। मासा के बाहर जाते ही अभिमन्यु ने एक ठंडी सांस ली और अपने मन में कहा, मासा तो कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रही हैं, लेकिन आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। आखिर और कितने दिन टाल सकते थे हम इन बातों को। वैसे भी कुंवर होने के नाते ये हमारा फर्ज है और जिम्मेदारी भी। आज नहीं तो कल पूरी करनी ही होगी, तो फिर अभी ही ठीक है। इतना कहकर वो भी अपने बिस्तर से उठ गया। सूर्यवंश हवेली में इप्सिता तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और नीचे उतरी। उसने देखा कि उसके माँ बाप किसी से फोन पर बात कर रहे थे और उसका भाई उदय अकेला नाश्ता कर रहा था। इप्सिता उदय के बगल में बैठकर बोली, गुड मॉर्निंग भाई। उदय मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। इप्सिता ने पूछा, वैसे भाई मॉम डैड इतने एक्साइटेड होकर किससे बात कर रहे हैं? ऑफिस की कोई मीटिंग है क्या? उदय ने सिर हिलाकर ना कहा, नहीं, वो तो तुम्हारी होने वाली सासू माँ का फोन है, उनसे ही बात हो रही है। आजकल कुछ ज्यादा ही बातें होती हैं दोनों परिवारों में। इप्सिता ने ये बात सुनते ही चेहरे से मुस्कान गायब कर ली और चुपचाप नाश्ता करने लगी। उदय ने इप्सिता के चेहरे के भाव देखे और कुछ बोलने ही जा रहा था कि उससे पहले ही इप्सिता के माँ बाप एकदम एक्साइटेड होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। इप्सिता के पिता ने गंभीर आवाज में कहा, पता है इप्सिता बेटा, राजवंश महल से रानी सा का फोन आया था। उन्होंने 2 दिन बाद तुम्हारी और कुंवर सा की सगाई फिक्स कर दी है। इप्सिता और उदय दोनों हैरान रह गए। इप्सिता बोली, लेकिन मम्मी पापा 2 दिन बाद इतनी जल्दी क्यों? इप्सिता की माँ खुश होकर बोली, हाँ बेटा, हमें भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन सच में ये बहुत खुशी की बात है और हमें तो समझ ही नहीं आ रहा हम इन 2 दिनों में इतनी सारी तैयारी कैसे करेंगे। इप्सिता के पिता आराम से बोले, सुहासिनी जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? रानी सा ने पहले ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि वो ये सगाई सिर्फ घर वालों के बीच करवाएंगी, ज्यादा मेहमान नहीं होंगे, हमारा परिवार और कुंवर सा का परिवार, बस सब कुछ बहुत आराम से हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। सुहासिनी जी परेशान होकर बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हमें तो आज ही शॉपिंग पर भी जाना पड़ेगा। इप्सिता, तुम भी हमारे साथ चलना। इप्सिता ने अपनी माँ बाप की बात सुनकर कुछ नहीं कहा, वो गहरे विचारों में डूबी हुई थी। लेकिन उदय ने अपने माँ बाप की बात बीच में ही काटते हुए कहा, मम्मी पापा, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दबाजी में इप्सिता की सगाई करना ठीक होगा। आखिर इतनी भी क्या जल्दबाजी है कुंवर सा के घर वालों को जो वे इतनी हड़बड़ी में सगाई कर रहे हैं। उदय की बात सुनते ही इप्सिता के पिता ने उसे डांटते हुए कहा, कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है और शुभ कामों में देरी करना ठीक नहीं होता, इसलिए नाश्ता करो और तुम सीधे ऑफिस के लिए निकलो, मैं शायद आज ऑफिस ना आ पाऊं। इप्सिता की माँ ने इप्सिता को इस तरह सोच में डूब देखकर पूछा, क्या बात है इप्सिता, आप क्या सोच रही हैं? इप्सिता ने सोचते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मी, बस हम ये पूछना चाहती हैं कि क्या हम अपनी सगाई में अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुला सकते हैं? इप्सिता की माँ हंसते हुए बोली, ये भी कोई पूछने वाली बात है भला, बुला लो, आखिर तुम्हारी दोस्त तो बनती है कोई। ओके, थैंक्स मम्मी। जबरदस्ती की मुस्कान के साथ इतना बोलकर चुप हो गई। 2 मिनट बाद एक सुरक्षा गार्ड भागता हुआ हवेली के अंदर आकर बोला, बड़े मालिक, राजघराने के कुछ लोग आए हैं बेबी जी का शगुन लेकर। सुहासिनी जी ने इप्सिता के पिता की तरफ देखते हुए कहा, रानी सा ने इतनी जल्दी शगुन भी भेज दिया? इप्सिता के पिता ने कहा, हाँ सुहासिनी जी, अभी रानी सा ने मुझे कहा था कि वो शगुन भेज चुकी हैं।
सुहासिनी ने सामने खड़े सुरक्षा गार्ड की तरफ देखते हुए कहा, जाओ जल्दी जाओ, उन लोगों को अंदर भेजो। इप्शिता और उदय गेट की तरफ देखने लगे। देखते ही देखते 10-12 लोग एक साथ हवेली के अंदर आए। उन सब ने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे। उन सभी के हाथ में बड़ी बड़ी पीतल की थालें थीं। उन सभी थालों में कपड़े, जेवर, फल, मिठाइयाँ थीं। तभी मुख्य द्वार से मुनीम जी अंदर आए और उनके पीछे उनका एक खास आदमी चल रहा था, जिसके हाथ में एक चांदी की बड़ी सी थाल थी और उस पर पर्पल कलर का एक लहंगा रखा हुआ था। मुनीम जी को देखते ही इप्शिता के पिता आगे बढ़े और उन्होंने मुनीम जी से हाथ मिलाते हुए कहा, मुनीम जी कैसे हैं आप? मुनीम जी मुस्कुराते हुए बोले, बहुत अच्छा हूँ। रानी सा ने इप्शिता बिटिया के लिए ये शगुन भेजा है और ये रहा इप्शिता बिटिया का सगाई का जोड़ा। जैसे ही सुहासिनी जी ने उस चांदी की बड़ी सी थाल में इप्शिता का सगाई का जोड़ा देखा, वो खुश होकर बोली, बहुत ही खूबसूरत लहंगा है। मैं तो इप्शिता को भी अपने साथ शॉपिंग पर ले जाने वाली थी, लेकिन शायद रानी सा चाहती है कि उनकी होने वाली बहू उनकी पसंद का लहंगा पहने। मुनीम जी मुस्कुराते हुए बोले, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आखिर इप्शिता बिटिया सूर्यवंशी परिवार की नहीं बल्कि राजवंशी परिवार की बहू बनने वाली है, तो सब कुछ रानी सा के मुताबिक ही करना होगा। वैसे हमारी इप्शिता बिटिया है तो बड़ी ही किस्मत वाली। मुनीम जी ये सारी बातें कर ही रहे थे कि इप्शिता ने उस पर्पल कलर के लहंगे की तरफ देखा और सीधे अपने कमरे में चली गई। उसे इस तरह जाते देखकर मुनीम जी मुस्कुराते हुए बोले, बिटिया शायद शर्मा गई है। इप्शिता को इस तरह जाते देखकर वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुराने लगे। तभी इप्शिता के पिता ने कहा, आइए मुनीम जी बैठिए। मुनीम जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं, अब मैं चलने की इजाजत चाहूंगा। रानी सा का हुक्म था, इसलिए मैं खुद शगुन लेकर आया, लेकिन अब मैं इजाजत चाहूंगा और आप लोगों को भी तो सगाई की तैयारी करनी होगी। मैं अपनी औपचारिकता में आप लोगों को बिजी नहीं करना चाहता। मुनीम जी की बात सुनकर इप्शिता के माँ बाप भी कुछ नहीं बोले और मुनीम जी वहाँ मौजूद सभी लोगों के साथ वापस चले गए। सुहासिनी जी आए हुए शगुन को देखकर थोड़ा सोचते हुए बोली, अमर, रानी सा ने इतने कम समय में इतना अच्छा शगुन भेजा है। अब तो हमें और भी ज्यादा अच्छी तैयारी करनी होगी। हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इप्शिता के पिता ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। ये भी कोई कहने की बात है? चलिए, काफी सारी तैयारियां करनी हैं। उदय अपने माँ बाप को इस तरह सगाई की तैयारी में लगते देखकर अपने मन में बोला, इन्हें तो अपने बच्चों की खुशी की पड़ी ही नहीं है। इन्हें तो बस हर तरफ से अपना फायदा चाहिए और दिखावा ऐसे रहे हैं जैसे कि हमारे लिए सब कुछ करते हों और ये सब कुछ हमारी खुशी के लिए कर रहे हों। लेकिन क्या इन लोगों को नजर नहीं आ रहा कि इप्शिता इन सब से जरा भी खुश नहीं है? इतना बोलकर उदय ऑफिस के लिए निकल गया। वहां इप्शिता ने नंदिनी को मैसेज किया, 2 दिनों में हमारी सगाई होने वाली है, क्या तुम उदयपुर आ सकती हो? इप्शिता काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए उसने सबसे पहले नंदिनी को बुलाने के बारे में सोचा। इप्शिता ने खुद से बात करते हुए कहा, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सब कुछ इतनी जल्दी होगा। इप्शिता ये सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने देखा नंदिनी का कॉल आ रहा था। उसने कॉल रिसीव करते ही नंदिनी हड़बड़ाते हुए बोली, ये क्या बोल रही हो तुम? 2 दिनों में तुम्हारी सगाई, लेकिन इतनी जल्दी कैसे? मैं तो तेरा मैसेज देखकर ही बिल्कुल शॉक हो गई। मैं इतनी जल्दी वहां कैसे आ पाऊंगी? इप्शिता ने परेशान होकर कहा, पहले ही हम यहाँ पर एकदम अकेले हैं और एक तुम ही तो हमारी बेस्ट फ्रेंड हो। अगर तुम भी इस वक्त हमारे साथ नहीं होगी तो कौन होगा? क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्शिता ने अपनी सहेली नंदिनी को अपनी सगाई के लिए आमंत्रित करने हेतु फोन किया। जैसे ही उसने 2 दिन बाद होने वाली सगाई की खबर दी, नंदिनी अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गई। नंदिनी ने हैरानी से कहा, लेकिन इतनी जल्दी? मैंने सोचा था तेरी सगाई और शादी से पहले मैं अच्छे से खरीदारी करूंगी और सारी तैयारी कर लूंगी। मैचिंग ईयररिंग्स, ज्वेलरी, हील्स सब कुछ खरीद लूंगी और तब आऊंगी, पर तुमने तो मुझे बोतल से निकला हुआ जिन समझ लिया है। इप्शिता ने थोड़ी खींचते हुए कहा, हम मजाक नहीं कर रहे हैं और वैसे भी 2-3 घंटे की ही तो फ्लाइट है मुंबई से जयपुर की। फटाफट फ्लाइट बुक करो और कल तक यहाँ आ जाओ। मम्मी पापा पहले ही सारी तैयारी में लग गए हैं। नंदिनी उत्साह से बोली, यार मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। लगता है हमारे प्यारे जीजाजी को तो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई हो, इसीलिए इतनी जल्दी सगाई कर रहे हैं। इप्शिता ने मन ही मन कहा,
वो तो सब अपनी मासा की मर्जी से कर रहे हैं। इप्शिता को चुप देखकर नंदिनी ने कहा, हेलो, तुम सुन रही हो ना मेरी बात, या जीजाजी के ख्यालों में खो गई हो? इप्शिता ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, कुछ भी मत बोला करो नंदिनी, और तुम ये बताओ हमारी सगाई तक यहाँ पहुँच पाओगी या नहीं? नंदिनी ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, मैं अभी सारी फ्लाइट की उपलब्धता और समय जांचती हूँ और तुरंत पैकिंग करना शुरू करती हूँ। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं जरूर आऊंगी, आखिर मेरी प्रिंसेस बेस्ट फ्रेंड की सगाई है। इप्शिता ने गंभीर होते हुए कहा, तुम यहाँ पहुंचकर हमें एक कॉल कर देना, हम तुम्हें एयरपोर्ट से पिकअप करवा लेंगे। नंदिनी ने खुशी से कहा, ओके डन। इप्शिता के दिमाग में कई बातें चल रही थी। उसने मन ही मन कहा, मिस्टर अभिमन्यु ने को बोला था कि वो ये शादी सिर्फ अपनी मासा के कहने की वजह से कर रहे हैं, नहीं तो वो हमसे या किसी से भी शादी नहीं करते। आखिर क्यों बोला था उन्होंने ऐसा? और संजय अंकल भी पता नहीं उनके बारे में सब पता कर पाए या नहीं। इप्शिता अपने कमरे से बाहर निकली। उसने देखा उसके माँ बाप जा चुके थे और शगुन का सारा सामान हटवा दिया गया था। लेकिन इप्शिता का सगाई का जोड़ा अभी भी उस चांदी की थाली में उसी टेबल पर रखा था। इप्शिता नीचे उतरकर हॉल में आई और वहां सोफे पर बैठकर सामने रखे उस पर्पल रंग के खूबसूरत लहंगे की ओर देखा। इप्शिता हाथ बढ़ाकर लहंगा छूने ही वाली थी कि पीछे से एक आवाज आई, बेबी जी। इप्शिता ने आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा। संजय मुख्य द्वार से अंदर आ रहा था। इप्शिता उठकर खड़ी हो गई। संजय उसके सामने आकर हाथ जोड़ते हुए बोले, बेबी जी, आपने मुझे कुंवर सा की जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा था ना, मैंने उनके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। इप्शिता ने कहा, क्या पता चला आपको? संजय ने अपने हाथ में पकड़े हुए आईपैड को इप्शिता के हाथ में देते हुए कहा, ये रही उनकी कुछ जानकारी, जितना हमें पता चल पाया। इप्शिता ने आईपैड पर दिख रही अभिमन्यु की बड़ी सी तस्वीर देखी, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने ब्लैक कलर की टर्टल नेक टी शर्ट और उस पर स्काई ब्लू कलर का ब्लेजर पहना हुआ था, जो उस पर बहुत जच रहा था। इप्शिता ने उसकी तस्वीरें स्क्रॉल की और सामने लिखी जानकारी पढ़ने लगी। तभी संजय ने कहा, बेबी जी, कुंवर सा मासा के इकलौते बेटे और राजवंश परिवार के इकलौते वारिस हैं। कुंवर सा की एक छोटी बहन है जिनका नाम अर्पिता राणावत है और उनकी शादी राणावत परिवार के बड़े बेटे जयराज राणावत से हुई है, और बाकी सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। इप्शिता ने वो सारी जानकारी पढ़ी और संजय की ओर देखते हुए कहा, इसके अलावा आपको और कुछ पता नहीं चला क्या? संजय ने सिर झुकाते हुए कहा, बेबी जी, लगभग 1 साल पहले कुंवर सा की एक गर्लफ्रेंड थी जिसने कुंवर सा को किसी दूसरे लड़के की वजह से छोड़ दिया था, जिसके बाद कुंवर सा का प्यार पर से भरोसा उठ गया। उसके बाद उन्होंने दोबारा कभी किसी को डेट नहीं किया। ये सुनकर इप्शिता ने मन ही मन कहा, अच्छा, तो इसका मतलब यही वजह थी कि मिस्टर अभिमन्यु को मुझसे शादी करने में कोई रुचि नहीं थी। इप्शिता को इस तरह सोचते देख संजय ने पूछा, बेबी जी, आपको कुछ और काम था क्या मुझे? इप्शिता ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, थैंक यू सो मच संजय अंकल, और प्लीज ये बात आप किसी को मत बताइएगा कि मैंने आपसे ये सारी जानकारी निकलवाई है। संजय ने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप बाहर चला गया। इप्शिता ने अपने हाथ में पकड़े आईपैड में अभिमन्यु की तस्वीर देखनी शुरू कर दी। इप्शिता सोफे पर बैठे हुए बोली, अभिमन्यु जैसे इतने हैंडसम, अमीर और राजघराने के लड़के को भी कोई लड़की छोड़ सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? इप्शिता ये सोच ही रही थी कि उसने अभिमन्यु की उस तस्वीर को स्क्रॉल किया और नेट पर और भी तस्वीरें सर्च करने लगी। उसे अभिमन्यु की एक भी मुस्कुराती हुई तस्वीर नहीं मिली। इप्शिता ने कहा, शायद मिस्टर अभिमन्यु का प्यार पर से भरोसा उठ चुका है, इसीलिए वो हर किसी से इतना रूखा व्यवहार करते हैं। इप्शिता को अभिमन्यु के लिए कुछ बुरा लग रहा था। इप्शिता हॉल में बैठी ही थी कि उसने देखा कई लोग हवेली के अंदर आए, साथ में उनके हवेली के मैनेजर भी थे। इप्शिता उठकर खड़ी हो गई। मैनेजर ने सबको निर्देश देते हुए कहा, हमारे पास सिर्फ आज का ही समय है, हमें जल्दी से जल्दी पूरी हवेली को सजाना होगा। पूरी सजावट सिर्फ ताज़ा गुलाब के फूलों से होगी और साथ ही लाइटिंग का भी हमें अच्छा ध्यान रखना होगा। सुहासिनी मैम ने बताया है कि स्टेज पर हमें गोल्डन और डार्क ब्लू शेड में सजावट करनी है। फटाफट सब लोग अपने काम में लग जाओ। सभी लोग सगाई की तैयारी में लग गए। इप्शिता को ये सब देखकर बिल्कुल खुशी नहीं हो रही थी। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई। सगाई की तैयारी सूर्यवंशी हवेली में जोरों शोरों से चल रही थी। सुहासिनी जी खरीदारी करके वापस आ चुकी थीं। उनके पीछे चल रहे मैनेजर ने कहा, मैम, सजावट लगभग पूरी हो गई है, एक बार आप चेक कर लीजिए, और खाने की सारी तैयारियां हो गई हैं।
सुहासिनी जी ने कहा, हमें और भी बहुत सारे काम हैं, ये सारी चीजें आप खुद ही चेक कर लीजिए और अगर कोई परेशानी हो तो हमें बता दीजिएगा। इतना कहकर सुहासिनी जी अपने कमरे में चली गईं। पूरा दिन सजावट में लग गया। वहीं राजवंश महल में नरेंद्र और पल्लवी को जैसे ही पता चला कि रानी सा ने अभिमन्यु की सगाई का शगुन भेज दिया है और 2 दिनों के अंदर सगाई है, वे दोनों निराश हो गए। पल्लवी ने नरेंद्र पर गुस्सा करते हुए कहा, देख लिया ना आपने, मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी कि मोहिनी भाभी के दिमाग में अलग ही खुराफात चल रही है। वो अभिमन्यु के 26वें जन्मदिन से पहले देखिएगा उसकी शादी करवाकर ही मानेगी और हम यूं ही हाथ मलते रह जाएंगे। नरेंद्र ने गुस्से से अपना हाथ मेज पर पटकते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पल्लवी ने ये सुनते ही हंसते हुए कहा, अच्छा तो क्या कर लेंगे आप? भाभी के सामने तो आपसे कुछ बोला नहीं जाता और अभिमन्यु के आगे आपकी कुछ चलती नहीं है। जितनी जल्दी भाभी सगाई कर रही है, देखिएगा उससे भी जल्दी वो अभिमन्यु की शादी कर देगी और हमें इसी तरह बेमन से अभिमन्यु की शादी में शामिल भी होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो और कोई विकल्प ही नहीं है। नरेंद्र ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कुछ सोचता हूँ। पल्लवी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, इतने दिन से तो सुन रही हूँ मैं कि आप कुछ करेंगे, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि आपसे कुछ होगा। नरेंद्र गुस्से से चिल्लाया, तुम मुझे चुनौती दे रही हो? पल्लवी ने उकसाते हुए कहा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हम आपको सच बता रहे हैं। नरेंद्र और पल्लवी बात ही कर रहे थे कि कमरे पर किसी ने खटखटाया। दोनों चुप हो गए। पल्लवी ने तेज आवाज में कहा, अंदर आ जाओ। महल का एक नौकर अंदर आया और सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, रानी सा ने डिनर के लिए आप दोनों को बुलाया है। पल्लवी ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, इतनी जल्दी डिनर? नरेंद्र ने कंधे उचका दिए। पल्लवी ने नौकर से कहा, ठीक है, तुम चलो, हम 2 मिनट में आते हैं। वो नौकर चला गया। पल्लवी ने कहा, क्यों बुलाया होगा भाभी सा ने हमें? नरेंद्र ने कहा, वो तो अब हमें वहां जलकर ही पता चलेगा, चलो। वहीं दूसरी ओर इप्शिता डिनर के बाद अपने कमरे में बैठी थी कि नंदिनी का मैसेज आया, ईशू, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मुझे फ्लाइट मिल गई है। मैं कल सुबह 9 से 10 बजे तक उदयपुर पहुंच जाऊंगी। इप्शिता थोड़ी खुश हुई और चुपचाप अपने बिस्तर पर कई मैगजीन लेकर बैठ गई। उन्हें पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह इप्शिता की आंखें नंदिनी के फोन कॉल से खुलीं। ईशू, मेरा प्लेन 30 मिनट में लैंड होने वाला है। इप्शिता हड़बड़ा कर उठी और बोली, ठीक है, हम अभी संजय अंकल को तुम्हें लेने के लिए एयरपोर्ट भेज देते हैं। 1 घंटे बाद इप्शिता तैयार होकर नंदिनी को कॉल करने लगी, लेकिन नंदिनी ने कॉल रिसीव नहीं किया। इप्शिता ने अपने मोबाइल की ओर देखते हुए कहा, पता नहीं नंदिनी को संजय अंकल मिले होंगे या नहीं, और ये लड़की मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। नंदिनी का कॉल न लगने से इप्शिता थोड़ी परेशान हो गई। क्रमशः क्या नंदिनी समय पर आएगी उसकी सगाई के लिए? और जो कुछ भी इप्शिता को अभिमन्यु के जीवन के बारे में पता चला है, क्या वो सब सच है? क्या वो अभिमन्यु से इस बारे में कुछ पूछेगी? उनकी सगाई में अभिमन्यु के चाचा चाची क्या प्लान कर रहे हैं? क्या अभिमन्यु और उसकी माँ को इस बारे में कोई भनक है? सब कुछ पता चलेगा आने वाले एपिसोड में। बस आप लोग पढ़कर कमेंट करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्शिता अपनी बेस्ट फ्रेंड नंदिनी से फोन पर बात न हो पाने की वजह से परेशान थी। उधर उसका भाई उदय नाश्ता करके हवेली से बाहर निकल रहा था। तभी सामने से एक लड़की आई। उस लड़की ने क्रॉप टॉप, सफेद जीन्स और सफेद स्नीकर्स पहने हुए थे। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरे पर पूरा मेकअप था। वो काफी प्यारी लग रही थी। हवेली से निकलते ही उदय रुक गया और उस लड़की को एकटक देखने लगा। लड़की के हाथ में एक ट्रॉली बैग और एक प्यारा सा टेडी बियर शेप का मिनी पर्स था, जिसे उसने क्रॉस बैग की तरह कंधे पर लटका रखा था। उदय ने मन ही मन सोचा, कौन है ये लड़की और इतनी सुबह सुबह हमारे घर के पास क्या कर रही है? क्यों आ रही है वह इस तरफ? उदय हवेली से बाहर ही निकला था कि उसका फोन बज गया। उदय ने फोन रिसीव करते हुए कहा, हेलो, हम बस 10 मिनट में ऑफिस पहुंच रहे हैं, आप मीटिंग शुरू कर दीजिए। फोन पर बात करते हुए उदय तेज कदमों से बाहर निकलने लगा। हवेली के बाहर निकलते ही वह उस लड़की से टकरा गया। लड़की के हाथ में एक बड़ा ट्रॉली बैग था जो जमीन पर गिर गया। लड़की लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि उदय ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी कमर थामकर उसे गिरने से बचा लिया।
लड़की संभलने की कोशिश कर रही थी। उसने एक हाथ उदय के कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से उदय के कोट को मजबूती से पकड़ लिया। उदय ने लड़की के लहराते बालों को देखा जो उसके चेहरे पर आ गए थे। जब उसने अपना चेहरा उदय की ओर घुमाया तो उदय उसकी ग्रे आंखों में खो गया। वह उसकी ओर से नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। उदय ने मन ही मन कहा, इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ पास से तो और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। आखिर कौन है ये? उदय इस समय ऑफिस के लिए जल्दी में था, लेकिन उस लड़की को अपनी बाहों में देखकर वह सब कुछ भूल गया। उदय की बाहों में मौजूद लड़की ने मन ही मन सोचा, वाह क्या वेलकम हुआ है, मस्त गिरते पड़ते आई हूँ। और ये कौन है? दिखने में तो बहुत हैंडसम लग रहा है, लेकिन ये मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? उदय बस एकटक लड़की को देखे जा रहा था। उसी वक्त इप्शिता कमरे से निकली और उसने उदय की बाहों में उस लड़की को देखा। वह तेजी से सीढ़ियां उतरकर उनके सामने आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। गला साफ करते हुए बोली, अहम अहम उदय भाई, क्या हम जान सकते हैं कि आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? इप्शिता की आवाज सुनते ही उदय ने उसकी ओर देखा और लड़की को खड़ा करने में मदद करने लगा। इप्शिता की आवाज सुनकर लड़की भागती हुई इप्शिता के पास आई और उसे गले लगाते हुए बोली, इशू मेरी जान, तुझे गले लगाने के लिए मैं कितनी एक्साइटेड हो रही थी। इप्शिता ने उदय की ओर देखा, वह नंदिनी को ही देख रहा था। इप्शिता मुस्कुराते हुए बोली, अरे बस करो, क्या कर रही हो, छोड़ो हमें नंदिनी, हम गिर जाएंगे। उदय इप्शिता और नंदिनी को एक साथ बातें करते देखकर समझ गया कि वह इप्शिता की बेस्ट फ्रेंड है। इप्शिता ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उदय के सामने आकर खड़ी होकर बोली, उदय भाई इससे मिलिए, हमारी सबसे अच्छी दोस्त नंदिनी। और नंदिनी, ये मेरा भाई है। और नंदिनी ने जैसे ही इप्शिता की बात सुनी झट से बोली, अच्छा तो ये आपके भाई हैं, इन्होंने अभी मुझे गिरने से बचाया, थैंक यू सो मच भैया। उदय ने नंदिनी की बात सुनकर कुछ नहीं कहा। उसने इप्शिता की ओर देखते हुए कहा, हम ऑफिस जा रहे हैं, हमें देर हो रही है। उदय के नंदिनी को नजरअंदाज करने पर नंदिनी ने मन ही मन सोचा, इप्शिता जितनी अच्छी है उसका भाई उतना ही ज्यादा रूखा है। मैंने उसे थैंक यू कहा और उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। नंदिनी उदय को जाते हुए देख रही थी। इप्शिता ने नंदिनी से पूछा, क्या बात है, तुम मेरे भाई को ऐसे क्यों देख रही हो? नंदिनी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे भाई सबके साथ ऐसे ही रूखा व्यवहार करते हैं क्या? इप्शिता ने नंदिनी के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, ओ शट अप नंदिनी, ऐसा कुछ नहीं है, वह बस जल्दी में था। दरअसल पापा ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए भाई को सारे काम देखने पड़ रहे हैं, वरना उदय भाई दुनिया का सबसे अच्छा भाई है। नंदिनी ने इप्शिता के मुंह से अपने भाई की तारीफ सुनकर आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम तो अपने भाई की ही तरफदारी करोगी ना। खैर कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंगेजमेंट हो रही है मैडम की। इप्शिता ने हाँ में सिर हिलाया। तभी घर के नौकर नंदिनी के लिए पानी का ग्लास लेकर आए। इप्शिता ने उसे सोफे पर बिठाते हुए कहा, बैठो, तुम खड़ी क्यों हो, और पानी पियो, और ये बताओ तुम्हें आने में कोई ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। वैसे तैयारी तो बड़े जोरों से चल रही है। पहली बार मैं किसी राजघराने की एंगेजमेंट देखूंगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नंदिनी को इतना एक्साइटेड देखकर इप्शिता हल्का सा मुस्कुराई। नंदिनी ने पानी का ग्लास उठाकर एक घूंट लिया और बोली, वैसे क्या पहनने वाली हो कल तू? और अगर तुझे शॉपिंग पर चलना है तो बता, मैं फटाफट कपड़े बदल लेती हूँ और हम साथ में शॉपिंग चलेंगे। इप्शिता ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है यार शॉपिंग की, अभिमन्यु की माँ ने सब कुछ पहले से ही भेज दिया है। उन्होंने बताया है कि मुझे कल एंगेजमेंट में कौन से कपड़े और कौन सी ज्वेलरी पहननी है। नंदिनी ने जैसे ही ये बात सुनी हैरानी से पूछा, क्या मतलब है, तू अपनी एंगेजमेंट में अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन रही? इप्शिता ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, कोई भी कपड़े पहन लूंगी मैं। इप्शिता चुप हो गई। नंदिनी ने हैरानी से कहा, कैसी बात कर रही है यार, तेरी एंगेजमेंट है और कोई छोटा मोटा फंक्शन नहीं जो कुछ भी पहन लिया जाए। मैं तो कहती हूँ तुझे अपनी पसंद का कुछ पहनना चाहिए। इप्शिता ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं होता है यार, ये राजघराने की परंपरा है, कपड़े तो लड़के वाले ही भेजते हैं, और वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू बेकार में परेशान हो रही है। वैसे ये बता, तू अपने लिए कपड़े लाई है ना, या फिर यहीं से शॉपिंग करने जाएगी? नंदिनी ने अपने साथ लाए हुए बड़े ट्रॉली बैग की ओर इशारा करते हुए कहा, इतना टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी में शॉपिंग करके आई हूँ, देख इतना बड़ा बैग लाई हूँ।
नंदिनी और इप्शिता बात ही कर रही थीं कि पीछे से इप्शिता की माँ अपने साथ कुछ लोगों से बात करते हुए अंदर आईं। इप्शिता और नंदिनी को साथ बैठे देखकर वह वहीं रुक गईं। इप्शिता ने जैसे ही अपनी माँ को देखा, उनके पास जाकर बोली, मम्मी, ये हमारी बेस्ट फ्रेंड है नंदिनी, और नंदिनी, ये हमारी मम्मी है। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो आंटी, कैसी हैं आप? सुहासिनी ने नंदिनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हम अच्छे हैं बेटा, थैंक यू सो मच कि आप इप्शिता की एंगेजमेंट में शामिल होने के लिए इतनी दूर से आई हैं। अब इप्शिता को एंगेजमेंट में अकेला महसूस नहीं होगा। नंदिनी ने इप्शिता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यस ऑफ कोर्स आंटी, मैं हूं ना, मैं इशू का पूरा ध्यान रखूंगी।